हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल ईयर। देखिए, यूनाइटेड नेशंस पिछले कुछ सालों से लगभग हर साल एक जो पर्टिकुलर ईयर चल रहा है उसे वो किसी नाम से डिक्लेयर कर देते हैं। और उनका ऐसा करने का रीज़न क्या है, ताकि वो उस पर्टिकुलर इश्यू से रिलेटेड लोगों में अवेयरनेस फैला सकें, लोगों में जानकारी बढ़ा सके। और इसके लिए जो उनके मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशंस के, वो कैंपेन चलाते हैं और लोगों को प्रमोट करते हैं उन चीज़ों के बारे में जानने के लिए। तो देखिए, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं यूनाइटेड नेशंस है क्या। देखो, इसकी हिस्ट्री क्या है पीछे, उसमें हम नहीं जाएंगे, हमें एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। तो ये एस्टाब्लिश कब हुआ पहले वो देखेंगे हम लोग। तो ये एस्टाब्लिश हुआ अपना 24 अक्टूबर 1945 में। 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी यूनाइटेड नेशंस की। और इसका जो हेड क्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क में इसका हेड क्वार्टर है। न्यूयॉर्क में इसका हेड क्वार्टर हो गया। अब देखिए, इसके जो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, यूनाइटेड नेशंस जो एक बॉडी है, इसके अलग अलग कंपोनेंट्स हैं जो इसके अंडर काम कर रहे हैं। तो जैसे इसके 6 इम्पोर्टेंट या मेन कंपोनेंट आप उनको बोल सकते हैं। इसके 6 मेन कंपोनेंट हैं और उनमें भी सबसे दो जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट कौन से हैं। एक तो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, और दूसरा इसकी सिक्योरिटी काउंसिल है। तो पहले अगर अपन जनरल असेंबली की बात करें तो इसकी जनरल असेंबली में करंटली जो है वो 193 मेंबर्स हैं। और इसका जो न्यूएस्ट मेंबर है वो साउथ सूडान बना था। साउथ सूडान इसका न्यूएस्ट मेंबर बना था। किसका? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का। इसमें टोटल 193 मेंबर्स हैं और साउथ सूडान इसका अभी रिसेंट में मेंबर बना था। अब इसके साथ ही देखो, इसके जो प्रेसिडेंट है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के, वो 2020 में चेंज हुए थे और उनका नाम क्या था? वोल्कन बोजकिर। वोल्कन बोजकिर। और ये वोल्कन बोजकिर किस कंट्री के थे? तो ये टर्की के थे। टर्की के थे ये वोल्कन बोजकिर। और ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के नए आप बोल सकते हैं प्रेसिडेंट बने हैं 2020 में। ठीक है, इनको इलेक्ट किया गया। अब इसके अलावा मैंने बोला कि सेकंड इम्पोर्टेंट कंपोनेंट जो है यूनाइटेड नेशंस का, वो क्या है? सिक्योरिटी काउंसिल है। सिक्योरिटी काउंसिल। अब सिक्योरिटी काउंसिल इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है कि देखो, इसमें जो 5 पावरफुल कंट्री, देखो टोटल मेंबर कितने हैं इसमें? 15 मेंबर होते हैं। उनमें इसके 5 परमानेंट मेंबर होते हैं और इसके जो 10 होते हैं वो नॉन परमानेंट होते हैं। नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। अब जो 5 परमानेंट मेंबर है उनकी बात कर लेते हैं हम लोग। ये 5 क्या हैं? परमानेंट हैं। ठीक है, परमानेंट मेंबर में कौन कौन से आएंगे? पहले आ जाएगा आपका यूएसए, आपको सबको पता है यूएसए होना ही होना है। फिर यूके, इसी में है चाइना। फिर इसमें है अपने पास फ्रांस, और फिर है अपने पास रसिया। ठीक है, तो कितने हो गए? 5 हो गए। ठीक है, यूके, यूएस, चाइना, फ्रांस और रसिया, ये इसके परमानेंट मेंबर है। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्यों हो जाते हैं इसमें? क्योंकि इनके पास वीटो पावर है। वीटो पावर का मतलब क्या है कि कोई भी रेजोल्यूशन आ रहा है तो ये उसको रिजेक्ट कर सकते हैं, इनके पास वो वीटो पावर है। और जो नॉन परमानेंट मेंबर हैं, जो 10 कंट्रीज़ हैं नॉन परमानेंट मेंबर, उनमें क्या है कि वो हर 2 साल में इलेक्ट किए जाएंगे। अब 2 साल में उनको इलेक्ट किया जाएगा, उनका टेन्यूर होगा, लेकिन उनके पास कोई वीटो पावर नहीं है। तो यहाँ आप बोल सकते हैं कि एक तरह से डिस्क्रिमिनेशन टाइप में है कि ये जो 5 कंट्रीज़ हैं इन्हीं का सब कुछ, मतलब इन्हीं की चलेगी वहाँ ज़्यादा। अब इंडिया की बात करते हैं नॉन परमानेंट मेंबर्स में। तो भारत 8वीं बार फिर से इलेक्ट किया गया है नॉन परमानेंट मेंबर्स में सिक्योरिटी काउंसिल के, और अभी इनका टेन्यूर शुरू हुआ है 2 साल के लिए। इसके अलावा देखो 4 अलग कंपोनेंट जो हैं उनमें थर्ड, जैसे मैं बोल दूँ आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये हो गया। इसके अलावा सेक्रेटरीट हो गया, यूएन सेक्रेटरीट जो है। और उसके अलावा हम लोग जैसे 2 ट्रस्टशिप हो गया। ट्रस्टशिप के अलावा अगर अपन देखें तो इसका जो है वो सोशल काउंसिल, या फिर उसको इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल बोल सकते हैं। लेकिन मेन अपने हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो कौन कौन से हैं? सिक्योरिटी काउंसिल हो गया और आपका यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली हो गया। ये 2 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इनसे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में कितने मेंबर्स हैं। तो अभी फ़िलहाल 193 हैं। इसका जो न्यूएस्ट मेंबर है वो साउथ सूडान है।
और इसके जो प्रेसिडेंट इलेक्ट किए गए हैं 2020 में वो हैं वोल्कन बोजकिर जो टर्की के हैं। और सिक्योरिटी काउंसिल की बात करें तो इसमें 15 मेंबर होते हैं। इन 15 में 5 परमानेंट होंगे और 10 होंगे नॉन परमानेंट। परमानेंट कौन से हैं? यूके, यूएस, चाइना, फ्रांस, रसिया। इनके पास वीटो पावर होगा। और जो नॉन परमानेंट है वो 2 साल के लिए इलेक्ट किए जाएंगे और उनके पास वीटो नहीं होगा। और इंडिया जो है वो 8th टाइम इसमें फिर से इलेक्ट किया गया है। तो ये बात होगी। अब देखिए, अब अपन बात करते हैं यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल ईयर ऑफ 2021। जो अपना मेन मुद्दा है वो ये जानना था कि 2021 को कौन सा ईयर डिक्लेयर किया है। तो एक तो आप पिक्चर से ही देख सकते हैं, इन्होंने क्या किया है कि 2021 को बहुत सारे ईयर डिक्लेयर किया है। मतलब 2021 को पर्टिकुलर जैसे इन्होंने दिया है कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्रिएटिव इकोनॉमी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सिर्फ यही नहीं है, ये आप बोल सकते हैं कि इसको ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई है। तो पहला तो इन्होंने किसको दिया है मेन प्रायोरिटी, तो वो दिया इन्होंने, देखो, इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्रिएटिव इकोनॉमी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये इन्होंने फर्स्ट प्रायोरिटी दी है। इसके अलावा इन्होंने चाइल्ड लेबर जो है उसको एराडिकेट करने के लिए और उससे रिलेटेड मतलब अवेयरनेस फैलाने के लिए इन्होंने इसको बोला है कि इंटरनेशनल ईयर फॉर द एलिमिनेशन ऑफ चाइल्ड लेबर। आप बोल दो इंटरनेशनल ईयर फॉर द एलिमिनेशन ऑफ चाइल्ड लेबर, इसके लिए इन्होंने इसको बोला है। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने 2 और इसी ईयर को डिक्लेयर किया है। क्या किया है? इंटरनेशनल ईयर ऑफ पीस एंड ट्रस्ट। इंटरनेशनल ईयर ऑफ पीस एंड ट्रस्ट, ये इसको बोला है। और इसी ईयर को 2021 की बात कर रहे हैं, इसी को बोला है इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ये इसको बोला है। तो 2021 में मेन फोकस इन्होंने किस पे किया है? इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्रिएटिव इकोनॉमी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसके अलावा इन्होंने चाइल्ड लेबर पे भी फोकस करने की बात की है। तो इन्होंने बोला इंटरनेशनल ईयर फॉर द एलिमिनेशन ऑफ चाइल्ड लेबर। थर्ड इन्होंने बोला कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ पीस एंड ट्रस्ट 2021 ही रहेगा। और फोर्थ इन्होंने बोला है कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ये सारे नाम जो हैं वो इन्होंने 2021 को दिए हैं ताकि क्या हो, लोगों में इन सब चीज़ों के बारे में अवेयरनेस फैले और इस पर ध्यान दे वो। नेक्स्ट हम देखते हैं तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ 2021 को क्या दिया था। देखो फोटो देखो, पहले आप कुछ आइडिया लगाओ इसमें क्या होगा। प्लांट वगैरह दिख रहे हैं आपको, ये आदमी जो है इसके हाथ में क्या है? प्लांट है। इधर भी देखिए इनके हाथ में, तो प्लांट से रिलेटेड ही था ये। और इन्होंने इसको बोला था इंटरनेशनल ईयर ऑफ प्लांट हेल्थ। ये 2020 को नाम दिया था इन्होंने। फिर बात करें अपन 2019 की, तो 2019 में देखो फिर से फ़ोटो में ये बंदा है और इसके पीछे देखो, ये आपको तो ऐसा लग रहा होगा किसी ने मतलब कोई गया होगा और वहाँ हार्ट वार्ट बना दिए होंगे, कुछ वैसा कुछ नहीं है। इसमें क्या हुआ है कि ये कोई पुरानी आपके पास बोल सकते हैं कि जगह है और जहाँ पे लोगों ने क्या बना रखे हैं, यहाँ पे लैंग्वेजेज है, ये साइन लैंग्वेज है, पुरानी लैंग्वेज है। तो इन्होंने 2019 को बोला है इंटरनेशनल ईयर ऑफ इंडिजिनस लैंग्वेज। इंटरनेशनल ईयर ऑफ इंडिजिनस लैंग्वेजेज, ये इन्होंने बोला है। इंटरनेशनल ईयर ऑफ इंडिजिनस लैंग्वेजेज किसको बोला है? 2019 को। फिर उन्होंने बोला कि 2018 को, तो 2018 ऐसा ईयर था, वैसे पिछले साल से ट्रेंड चलता रहा था कि ईयर ये डिक्लेयर करते, लेकिन 2018 को इन्होंने कुछ नहीं बोला। 2018 को इन्होंने कोई ईयर डिक्लेयर नहीं किया। तो हो सकता है आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि यूनाइटेड नेशंस ने 2018 को कौन सा ईयर डिक्लेयर किया है। 4 ऑप्शन हो, 3 में अलग अलग नाम हो
और फोर्थ में बोल दे कि नन, मतलब किया ही नहीं इन्होंने, तो आप हो सकता है कि भूलवश लगा दें टिक, लेकिन इसको कोई ईयर डिक्लेयर नहीं किया गया था, तो इसमें कुछ नहीं आएगा। फिर नेक्स्ट अपन बात करें 2017 की। तो देखो 2017 में पिक्चर में देखो, पहले इसने क्या किया है, बैग पीछे लटका रखा है और कहीं घूमने जा रहा है, एक अच्छी सी जगह है। तो बिल्कुल इसने जो है टूरिज़्म का ईयर डिक्लेयर किया था इसको। तो क्या बोलेंगे इसको, इंटरनेशनल ईयर ऑफ सस्टेनेबल टूरिज़्म फॉर डेवलपमेंट। टूरिज़्म का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। अगर कोई नेशन जो है वो डेवलप कर रहा है तो उसके पीछे टूरिज़्म का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, उसका बहुत बड़ा हाथ है। टूरिज़्म जो है एक इकोनॉमी में बहुत अपना, मतलब आप बोल सकते हैं कि काफ़ी हद तक अच्छा योगदान देता है। तो टूरिज़्म को बढ़ावा देना भी इनका एक मकसद था। नेक्स्ट हम देखते हैं कि 2016, देखो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट ईयर रहेगा, क्योंकि इन्होंने देखो फ़ोटो में देख के हमें पता चल रहा है कि ये दाल वगैरह है, पल्सेज वगैरह है या दलहन है, तो इन्होंने इसको इंटरनेशनल ईयर ऑफ पल्सेज, मतलब दालों का ईयर है, दलहन आप बोल सकते हैं। तो 2016 को क्या बोला इन्होंने, इंटरनेशनल ईयर ऑफ पल्सेज, ये इसने डिक्लेयर किया। अब देखो फिर से मैं बता रहा हूँ कि आप बेसिकली फोकस कौन कौन से ईयर पे कर सकते हैं। एक तो 2021 है, वो करंट ईयर था। देखो मैंने जो लिए हैं यहाँ पे जितने भी 2021 से लेके लास्ट में 2016 तक, तो ये सारे क्यों लिए हैं, क्योंकि एक तो इनकी मतलब जो ईयर है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कि जैसे दलहन वगैरह हो गया, इस तरह की चीज़ पूछ सकता है, और ये रिसेंट के भी हैं। तो 2021 तो इम्पोर्टेंट हो ही जाता है। इसके अलावा मुझे लग रहा है कि 2016 भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें दाल वगैरह की बात की गई है। और 2019 जो है उसमें इंडिजिनस लैंग्वेजेस की बात की गई है, तो वो भी इम्पोर्टेंट है। 2018 था, उसमें इन्होंने डिक्लेयर ही नहीं किया, तो वो इसलिए इम्पोर्टेंट हो गया कि एग्ज़ाम में दे देगा कौन सा ईयर है 2018, तो वो कुछ डिक्लेरेशन उन्होंने दिया नहीं था, तो इसमें कुछ नहीं आएगा। फिर अपन 2017 की बात करें तो 2017 उन्होंने क्या किया, टूरिज़्म से रिलेटेड बोला था, तो ये भी इम्पोर्टेंट हो गया। इसलिए मैंने ये 4-5 ईयर लिए हैं आपके सामने, और इनको आप मुझे लगता है कि अच्छे से याद कर लेंगे तो एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा एग्ज़ाम में इनमें से अगर आएगा तो। थैंक यू सो मच, ये इस वीडियो का एंड था।